प्रोटोप्लाज्मिक एनालिसिस से हमें पता चला कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट्स कैसे ढूंढे जाते हैं. नाउ वी हैव टू कंपेयर कि भाई प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट किस तरीके से इनएनिमेट मैटर से अलग है, यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं क्या उनके अंदर भी यही चीजें मिलती हैं, अगर हैं तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट प्रोटोप्लाज्म. एंड अगर एनालिसिस करने पर हमें पता चला कि भाई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट ये है, तो कितना कितना कंटेंट, क्या एवरेज कॉम्पोजिशन होगी एक लिविंग सेल की, एक लिविंग टिश्यू की, राइट. तो पहले हम कंपैरिजन करके इस बात को क्लियर कर लें कि भाई प्रोटोप्लाज्मिक composition is entirely different from the composition of non-living things or inanimate matter. तो इस चीज के लिए हमने क्या किया, हमने एक टेबल क्रिएट किया है जहां पर हमने अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी के बीच में कंपैरिजन किया अबाउट द परसेंटेज वेट इन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. जब इसे कंपेयर करते हैं बेटा तो एक चीज पता चलती है, वो ये The many things that we note from here. सबसे पहली चीज वो ये कि जो सिलिकन है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के क्रस्ट में है. It is not found in human body, right? It's a negligible amount or it is absent, right? वहीं पर जो ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी लिविंग सेल है उसमें अगर कोई चीज सबसे ज्यादा है तो वो क्या है, ऑक्सीजन है. पर अगर कंपैरेटिव वैल्यू देखें, like here it is 46.6 and here it is 65%. बट अगर मैं यहीं पर कार्बन की वैल्यू देखूं तो कार्बन अर्थ क्रस्ट में केवल 0.03% था, वहीं पर लिविंग बींग्स के अंदर इट इज 18.5. सो कंपैरेटिव वैल्यू ऑक्सीजन की ज्यादा हुई या कार्बन की, रिलेटिव जो अगर रेशियो निकालोगे तो ज्यादा किसका है, कार्बन का इन केस ऑफ लिविंग. सो कंपैरेटिव वैल्यू अगर आप बात कर रहे हो इन कंपैरिजन टू दी अर्थ क्रस्ट, कंपैरिजन की बात करें तो ज्यादा कौन है, कार्बन है. सो लेट्स नोट इट डाउन. एक बार इस चीज को ध्यान से नोट करोगे आप. लेट्स पुट नोट. इससे जो एनालिसिस जो इस पूरे कंपैरिजन का हुआ वो हम नोट कर लेते हैं. इन कंपैरिजन टू inanimate matter, living have more carbon and hydrogen. और अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो लिविंग में ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन. एलिमेंट present in highest amount in living, that is oxygen. वहीं पर बेटा अगर मैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अबंडेंस की बात करूं तो सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है हाइड्रोजन, क्योंकि अर्थ जो है इसका एक मेजर पार्ट समुद्र ने, ओशंस ने घेरा हुआ है और उसमें पानी है, और वहां पर पानी में भी H2O, in comparison to oxygen there is higher amount of hydrogen there, so that's very important. So most abundant element in world is going to be hydrogen. And most important thing, silicon is absent in living, not all living, or we can write present in earth crust. Let me write. कुछ लिविंग बींग्स भी हैं जिनमें सिलिकॉन प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप पढ़ोगे इनके बारे में बॉटनी के अंदर, जहाँ पर देयर मेनी एग्जांपल्स वेयर यू फाइंड सिलिकॉन. अदरवाइज यूजुअली जो लिविंग बींग्स होते हैं, स्पेशली जो लिविंग एनिमल्स हैं, उनमें सिलिकॉन नहीं पाया जाता, राइट. सो ओवरऑल एनालिसिस और इस कंपैरिजन का रिजल्ट ये निकला. अब इसी एनालिसिस से हमें एवरेज कॉम्पोजिशन भी तो पता चलती है, राइट. सो पढ़ लेते हैं एवरेज कॉम्पोजिशन of cell.
सेल में हमने पढ़ा कि भाई प्रोटोप्लाज्म में 2 तरीके के कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब पढ़ लेते हैं कितने कितने अमाउंट में, क्योंकि हम एनालिसिस तो कर ही चुके हैं। हमने जो चीज़ पढ़ी एक बार मैं जल्दी से समराइज करा देती हूँ, वरना आपके दिमाग से निकल चुका होगा। हमने पढ़ा कि बायोमोलिक्यूल्स वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि किसी भी सेल के अंदर मिलेंगे। अब सेल में कहाँ मिलेंगे? सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों में मिलते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म में मिलेंगे। सो प्रोटोप्लाज्म में सिर्फ ये बायोमोलिक्यूल्स ही नहीं है, वहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी हैं। तो उन दोनों को अलग अलग एनालाइज किया गया। एनालिसिस से पता चला कि बायोमोलिक्यूल्स 2 टाइप के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट दे आर बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। वहीं पर जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं वो गैसेज हैं, सॉल्ट्स हैं, पानी हैं, आयंस हैं, राइट। और वो डेफिनेटली किसी भी इनएनिमेट थिंग के कंपैरिजन में किसी भी सेल के अंदर डिफरेंट कॉम्पोजिशन में मिलेंगे, राइट। सो ओवरऑल इस पूरी एनालिसिस, इस पूरी कहानी का रिजल्ट ये निकला कि हमें पता चल गया कि किसी भी सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं बेटा? इसके लिए एक टेबल दिया गया है आप लोगों की एनसीईआरटी के अंदर। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आप ध्यान रखोगे। याद रखना है आपको, वॉल पे नहीं, सीलिंग, लाइट और इंग अलग लिखोगे। भाई हमें दीवार पर नहीं चाहिए, सीलिंग पर चाहिए लाइटिंग। सो वॉल पे नहीं, सीलिंग, लाइटिंग। इससे क्या होगा? आपको याद रहेगा पूरा कॉम्पोजिशन। W से है वाटर, P से प्रोटीन, देन न्यूक्लिक एसिड, carbohydrates, lipids and ions, right? Water है 70 to 90%, सबसे ज़्यादा 10 to 15% इस प्रोटीन, इसके हाफ पर आ जाओ 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड, देन 3 to 1। हो गया ना याद करना इजी। सो वॉल पे नहीं, सीलिंग, लाइटिंग, यानी वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड आयंस पाए जाते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इससे पता चला ये है एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेल। इज दैट क्लियर? राइट। सो आगे पढ़ लेते हैं। जब हमें पूरी कंपोजिशन क्लियर हो गई, आगे पढ़ लेते हैं इन डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, क्योंकि अब पूरी चीज़ क्लियर हो चुकी है कि प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें मिली। तो अब हमें अपने बेसिक मेन टॉपिक पे आ जाना है, बायोमोलिक्यूल्स। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, क्या फंक्शन करते हैं एंड ऑल। प्लीज नोट इट डाउन। आ जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स के फंक्शंस पर। जितने भी बायोमोलिक्यूल्स को हम जानते हैं जो कि जनरली न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में हैं या हमारे जेनेटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट प्लांट्स, फंजाई एंड कुछ माइक्रोब्स में ऐसे भी बायोमोलिक्यूल्स, ऐसे भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट तो नहीं करते, पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज जरूर होते हैं। वो उन ऑर्गेनिजम्स के तो किसी काम के नहीं है, बट हमारे बहुत ही काम के हैं। जैसे सपोज एक प्लांट है, अब उस प्लांट में से कोई खुशबू आ रही है, जैसे लेमन ग्रास। लेमन ग्रास में एक स्पेसिफिक तेज लेमनी नींबू जैसी खुशबू आती है, उसमें से एक तेल निकलता है जिसे लेमन ग्रास ऑयल कहा गया। दैट ऑयल इज ऑफ नो यूज फॉर द प्लांट, बट हम उसे उस असेंशियल ऑयल बोलते हैं, उसे हम यूज़ करते हैं अरोमा थेरेपी में, कई सारी मेडिसिन्स के अंदर भी उसका यूज़ होता है। ऐसे ही हल्दी के पौधे के लिए जो हल्दी का कलर है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किसी काम की नहीं है, बट दैट कुरकुमिन, दैट पर्टिकुलर कलर कंटेनिंग, जो उसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, जो उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं कुरकुमिन की, वो हमारे यूजेज की हैं, राइट। सो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स
उन बायोमोलिक्यूल से अलग होते हैं जो कि डायरेक्टली मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बिफोर मूविंग ऑन टू दी बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर फंक्शंस, पहले उनको हम डिवाइड तो कर लें कि भी कैसे कौन कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे और कौन नहीं। सो ऑन द बेसिस ऑफ role in metabolism, biomolecules are there of two types. कौन कौन से? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। व्हाट्स द डिफरेंस? जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं दे हैव डायरेक्ट रोल इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वही आगे पॉलीमराइज करेंगे बाय एनाबॉलिक रिएक्शंस, उनसे पॉलीमर्स क्रिएट होंगे, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्रिएट होंगे, वहीं पर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कैटाबोलाइज होते हैं, उनसे एनर्जी रिलीज होती है, राइट। देयर आर मेनी सच बायोमोलिक्यूल्स जो कि ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं डायरेक्टली इनटू द मेटाबॉलिज्म। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, बल्कि ये these are products or they can be byproducts too of metabolic reactions। जिन reactions में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ने पार्टिसिपेट किया उनके प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। These are of no use for the producer, जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए किसी काम का नहीं है, बट इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। राइट, these are of इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और इनको प्रोड्यूस कौन करते हैं? इनको प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, सर्टेन फंजाई एंड माइक्रोब्स। वेल, कौन कौन से हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसे पढ़ लेते हैं, पर पहले प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल्स ले लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स, ऑल सैकराइड्स, मोनो भी, पॉली भी, राइट, न्यूक्लियोटाइड्स एटसेट्रा, यानी जिनके बारे में अभी तक हमने पढ़ा था वो सभी, इंक्लूडिंग लिपिड्स ऑल्सो। वो सभी बायोमोलिक्यूल्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो अब सेकेंडरी कौन से हैं? सेकेंडरी बेटा आप लोगों को एक बार याद करने पड़ेंगे। सेकेंडरी देयर आर मेनी, जैसे जो हम पढ़ते आए ना, मसाले हुए, खुशबू पैदा करने वाली चीजें हुई, जो रंग हैं, पिगमेंट्स हैं, सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। सो लेट्स टेक एग्जांपल्स। सबसे पहले आते हैं पिगमेंट्स, जैसे कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स वो पिगमेंट्स हैं जिनसे विटामिन ए बनता है। सो दीज आर विटामिन ए के प्रिकर्सर्स, राइट। जो गाजर हम खाते हैं, इट इज गॉट बीटा कैरोटिन, जो कि बॉडी में पहुंच करके इट टर्न्स इनटू विटामिन ए, राइट। सो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए है ये। बहुत सारे ले सकते हैं एग्जाम्पल्स। सो यू कैन टेक एंथोसायनिन,
etc. Right? Next example is terpenoids, जैसे कि मोनोटर्पीन्स, डायटर्पीन्स। आप पूछोगे मैम ये तो नए नाम सुने हैं, हमें पता ही नहीं है। आइसोप्रीन नाम सुना है बेटा, रबर में प्रेजेंट होता है। सो दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ रबर स्टेरॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, कई सारे लिपिड्स में भी प्रेजेंट हैं ये, एटसेट्रा। राइट? नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल, एल्कलॉइड्स, जैसे मॉर्फिन। सर्जरी के बाद में इसे यूज किया जाता है एज एन एनाल्जेसिक। सो सर्जिकल एनाल्जेसिक है ये, पेन किलर के फॉर्म में यूज हुआ। राइट? इसके अलावा कोडीन, मैं दोनों के बारे में लिख देती हूं अलग अलग। इट इज सर्जिकल एनाल्जेसिक, पेन किलर। राइट? और कोडीन ये प्रेजेंट है कई सारे, ये दोनों अफीम के ही डेरिवेटिव्स हैं। देन दीज आर प्रेजेंट इन सर्टेन कॉफ सिरप्स। राइट? नेक्स्ट, एसेंशियल ऑयल्स, जैसे लेमन ग्रास, ऑयल, लेवेंडर ऑयल, एटसेट्रा। कुछ टॉक्सिन्स भी हमारे काम आते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, लाइक एब्रेन, रिसिन, एटसेट्रा। देयर लेक्टिन्स, like कॉन्कैनवलिन ए, इनके भी बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे कि कई सारे फ्यूमिसाइड्स में इन सब में यूज किया जाता है इन्हें। सर्टेन ड्रग्स, जैसे हल्दी से मिलती है कुरकुमिन, ऐसे ही विन, ब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन प्लांट सोर्स से मिलती हैं और ये यूज़ की जाती हैं इन कैंसर ट्रीटमेंट। सो ये कीमोथेरेपी की मेडिसिन्स हैं। राइट? इसके अलावा देर आर सर्टेन पॉलीमर्स लाइक रबर, गम, सेल्यूलोज, एटसेट्रा। इसके अलावा मसाले, जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्लांट के तो किसी यूज़ की नहीं है पर हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हैं, वो सभी के सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में रखे जाएंगे। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यहाँ तक जल्दी से नोट करेंगे, आगे पढ़ लेते हैं सभी बायोमोलिक्यूल्स को एक एक करके।